नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। और आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं और अ, आपने उसमें फ़ायदा उठाया है। अब आज जो मैं नया वीडियो लेके आया हूँ वो रिकमेंडेशन से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस है, ताकि जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट होते रहेंगे, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होगा। ये चैनल शुरू करने का एक और उद्देश्य ये भी है कि मेरे जैसे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेन भी किया जाए, ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ मेरे बैकग्राउंड का। राइट, सो माय नेम इज़ हार्दिक सोलंकी। मैं बाय प्रोफेशन मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और काफ़ी पिछले 7-8 सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। राइट, अब आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, इट इज़ अबाउट पोजीशन साइजिंग, द रियल होली ग्रेल इन द ट्रेडिंग। अब होता क्या है कि काफ़ी टाइम जो भी नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो नई नई स्ट्रेटजीज ढूंढता रहता है, इंडिकेटर्स ढूंढता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो 1 साल 2 साल के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण जो है वो है गलत पोजीशन साइजिंग। ये होता क्या है वो मैं आज के सेशन के द्वारा जो छोटे इन्वेस्टर से रिटेल इन्वेस्टर से उनको बताना चाहूँगा। ये मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया पिछले 1 साल से, और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मुझे आज तक देखने को मिले हैं, जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है पोजीशन साइजिंग, द रियल हॉली ग्रेल इन द ट्रेडिंग। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी कि अगर पॉसिबल है तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ये सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नोट करके रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके रेफरेंस के लिए। ओके, सो एक जनरल ओवरव्यू आज के प्रेजेंटेशन का दे दो कि क्या होने वाला है आज। सो पहले तो ये पोजीशन साइजिंग होता क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद एक गैम्बलर्स फैलेसी जो है उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समझाऊंगा आपको। और उसके बाद लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स जो होता है वो देखेंगे। और एक और टॉपिक जो इसमें कवर किया है कि कौन कौन सी मेथड्स होती है पोजीशन साइजिंग करने के लिए। हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड के साथ करने वाले हैं। हम इसको एक बिजनेस की तरह लेंगे, ना कि खेल की तरह। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेरे कलीग्स को सुना हुआ है जो हम बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो मुझे सुनने को मिलता है कि अ, ऐसा में एक्स वाई जेड बंदा है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है शेयर मार्केट में। तो ये बहुत ही गलत वर्ड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ना करें। हम इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, तभी हमें बिजनेस के जैसे प्रॉफिट्स मिलेंगे। राइट, तो हमें थोड़ा सा माइंडसेट पे भी काम करना है, अपने वर्ड्स पे भी काम करना है। हम इसको बिजनेस की तरह करेंगे साइंटिफिक अप्रोच लेके। सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच होगा हमारा पोजीशन साइजिंग। सो प्रेजेंटेशन शुरू करें उससे पहले एक कोट के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। ये बात अगर आप अपने दिमाग में डाल देंगे कि आप जब तक जी रहे हैं तब तक स्टडी करना या सीखना नहीं छोड़ना है। राइट, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आपने हज़ारों बार सुनी होगी, न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी पढ़ी होगी, आर्टिकल्स में भी पढ़ी होगी कि अराउंड 80% ऑफ द ट्रेडर्स ब्लो देयर अकाउंट्स। मतलब जो शेयर मार्केट है उसमें 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 80 लोग उसमें से इतनी बुरी तरह से लॉस करेंगे कि उनका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, मतलब जीरो पे आ जाएंगे वो लोग। राइट, वो लोग जीरो पे आ जाएंगे। 80% ऑफ ट्रेडर्स बिलो देयर अकाउंट। एंड उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या उनके पास नॉलेज की कमी है? क्या उनके पास पैसे की कमी है? और दे आर जस्ट हियर फॉर प्लेइंग, ये सिर्फ जो प्ले करने के लिए आते हैं, जैसे कि सट्टा मार्केट होता है। राइट, अगर मैं एक बार एक नॉलेज के बारे में बात करूँ, ऐसा तो है नहीं कि आज के ज़माने में नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं। अगर आप कुछ भी गूगल पर सर्च करो आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएगी जिसमें आप सीख सकते हो। दूसरी बात है मनी। अब मनी की भी जितने पैसे डाले हैं और वो कुछ कमाने के लिए डाले होंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि वो
पैसे लेके नहीं आते हैं मार्केट में, राइट। तीसरी चीज़ है फैंसी। फैंसी का मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ कि ऐसा भी है नहीं कि वो ज़बरदस्ती आ रहे हैं मार्केट में, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, राइट। सो ऐसी तो क्या चीज़ है कि 80% ऑफ ट्रेडर ब्लो देयर अकाउंट, मतलब ज़ीरो हो जाता है। बंदा 100 रुपये लेके आया है और कुछ महीनों बाद वो ज़ीरो पैसे लेके जाता है और 100 रुपये खो देता है। तो उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न जो हम आज सीखने वाले हैं वो है बैड पोजीशन साइजिंग। मतलब कितना खरीदना है और कितने रुपए डालने हैं, राइट। सो व्हाई पोजीशन साइजिंग इज इम्पोर्टेंट? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग? बिकॉज इट डिसाइड्स हाउ मच क्वांटिटी यू विल बाय और सेल इन सिक्योरिटी व्हेन यू गेट योर एंट्री सिग्नल। अब एंट्री सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है जिससे आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपको इसमें बाय करना है। अब वो सिग्नल मिलने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ ट्रेडर हमें डिसाइड करना है कि कितना बाय करना है, राइट। सो वो हम डिसाइड करेंगे पोजीशन साइजिंग के मुताबिक। सो इट डिसाइड हाउ मच यू विल मेक ऑन अ ट्रेड। सो पहली चीज़ हो गई कि हम कितना बाय करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे पर ट्रेड में, या फिर हम कितना मैक्सिमम गंवाना चाहते हैं पर ट्रेड में, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं और टारगेट बोलते हैं। कमाने को बोलते हैं टारगेट और गंवाने के लिमिट को बोलते हैं स्टॉप लॉस। सो ये दो बहुत ही बड़े रीजंस है किसी भी ट्रेडर के लिए डिसाइड करने के लिए बिफोर ही और सी एंटर्स इनटू द ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना बाय करना है, कितना टारगेट है और कितना स्टॉप लॉस है। कहाँ पे बाय करना है उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे कि भाई यहाँ बाय कर लो, पर कितना बाय करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि आप कितने सक्सेसफुल बनने वाले हो मार्केट में। नाउ पोजीशन साइजिंग डिसाइड हाउ मच टू बाय, हाउ मच विल बी द साइज ऑफ योर विनर्स एंड लूजर्स। सो आपके विनर्स और लूजर्स की साइज कितनी होगी? फॉर एग्जांपल 1% होगा, या 10% आप ट्रेड कर रहे हो, या 100% पैसा डाल रहे हो एक ही चीज़ में, राइट। या फिर 1% आप लूज करना चाहते हो, 10% का स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, 100% का स्टॉप लॉस रखना चाहते हो। जैसे कि कोई होता है कि मैं बाई करके भूल जाऊंगा, भले ही मेरे पैसे सारे चले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। नाउ what the heck this has to do with my profitability, right? So काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इससे प्रॉफिट का क्या लेना देना है, राइट। सो उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि दो इंसान है, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है राज। दोनों के पास सेम कैपिटल है, 1 लाख रुपीस लेके आए हैं वो मार्केट में, राइट। और दोनों 50% विन रेट पे काम कर रहे हैं। अब 50% विन रेट का मतलब क्या होगा? 50% विन रेट का मतलब ये है कि सपोज वो दोनों 100 ट्रेड्स कर रहे हैं, तो 50 में उनको प्रॉफिट हो रहा है और 50 में उनको लॉस हो रहा है। सो 50% दे आर प्रॉफिटेबल, 50% दे आर इनटू लॉस। सो दोनों का सिस्टम आप देखो, दोनों सेम है, दोनों 1 लाख रुपए लेके आए हैं और दोनों का विन रेट भी सेम है। अब विन रेट का मतलब क्या है? विन रेट का मतलब ये है कि इन हाउ मेनी ट्रेड्स यू मेक प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ पे समझाया, राइट। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक सैंपल ट्रेड लेते हैं कि चलो 20 ट्रेड्स लेते हैं, दोनों के 20 ट्रेड्स का हम सैंपल लेते हैं कि आफ्टर 20 ट्रेड्स दोनों कहाँ पे खड़े हैं। राहुल और राज 2 पर्सन्स हैं। अब लूजिंग स्ट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी लूजिंग स्ट्रिक की, अगर आपका विन रेट 30% है तो आपके 30 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लूजिंग हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका विन रेट 40% है तो आप 21 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस में जा सकते हैं। 50% विन रेट सिस्टम है तो आप 16 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस में जा सकते हैं, राइट। और अगर 60% है तो 12 ट्रेड्स, 70% है तो 9 ट्रेड्स।
तो हमारे केस में हमने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है कि 50% विन रेट हमने अज्यूम किया है राज और राहुल का, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों कंटिन्यूसली 16 लॉस मेकिंग ट्रेड्स करेंगे। अब आगे देखते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब राज की अगर मैं बात करूं तो ही इज़ अ वेरी पैशनेट ट्रेडर, और जो कि अपना जॉब वॉब छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसे कमाना चाहता है, राइट। वो उस अपनी जॉब को बहुत ही हेट करता है, हर बार बात करता रहता है कि मुझे तो फुल टाइम ट्रेडर बनना है। और वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है, अभी पार्ट टाइम कर रहा है, जॉब के साथ में कर रहा है, बट फ्यूचर में उसको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जो कि आज के दिन में मैं काफ़ी सारे लोगों से सुनता हूँ, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं इसमें। नाउ वो क्या करता है, ही डिसाइड्स टू टेक हायर रिस्क सो दैट ही कैन मेक मोर मनी फास्टर, क्योंकि उसको जल्दी पड़ी है, 1 लाख रुपए लेके आया है, उसको फटाफट पैसे बनाने हैं, तो उसको जब जितने ज़्यादा पैसे बनाने होंगे उतने ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। सो उसका ट्रेडिंग सिस्टम है 50% विन रेट का, और 1:3 एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो लेके चल रहा है। 1:3 का मतलब क्या है कि वो अगर मार्केट में 1 रुपया डाल रहा है, 1 रुपया लूज करने का डाल रहा है, तो सामने उसका एक्सपेक्टेशन है कि उसको 3 रुपये मिलेंगे। सो वो क्या करता है कि ही कैलकुलेट्स दैट ही ओनली हैज़ टू बी राइट इन 3 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स टू ब्रेक इवन। सो अगर वो 10 ट्रेड करता है तो 10 में से उसको 3 ही प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, ताकि उसका कैपिटल उतना का उतना ही रहे, राइट। 3 ट्रेड मतलब 9 रुपये कमा रहा है वो, और जो बाकी के 60 ट्रेड्स में लूज कर रहा है, राइट। सो ब्रेक इवन होने के लिए उसको 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चाहिए आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, राइट। सो वो क्या सोचता है कि पहले शुरुआत में वो 5% लॉस रखता है, 5% स्टॉप लॉस ऑफ हिज अकाउंट ऑन एवरी ट्रेड। सो इनिशियली वो 5% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना शुरू करता है ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट उसका था 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज। तो वो डिसाइड करता है कि वो हर एक ट्रेड में 5,000 रुपये लूज करने को डालेगा, और वो उसका गेन एक्सपेक्ट करेगा 15,000 रुपये, राइट। सो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और ट्रेड किया, तो उसके पहले 5 ट्रेड लूजर्स हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 5 ट्रेड में उसने कंटिन्यूसली लॉस किया। तो अब 1 लाख में से 5 लूजिंग ट्रेड हो गए, मतलब 25,000 रुपीज़ का उसका कैपिटल वाइप आउट हो गया। सो उसका पोर्टफोलियो 25% डाउन हो गया, उसके पास बचे 75,000 रुपीज़। उसके बाद उसने सोचा कि भाई 25% डाउन हो गया, 75,000 बचे हैं, तो मुझे अब पैसे जल्दी से कवर करने हैं। तो वो क्या करता है, उसका रिस्क बढ़ा देता है, 10% कर देता है। सो अब 75,000 पे वो 10% रिस्क ले रहा है। सो 7,500 रुपये वो पर ट्रेड रिस्क कर रहा है। सो पहले 5 ट्रेड तो यहाँ पे उसने कर दिए थे, नेक्स्ट 3 ट्रेड में भी उसके लूज हुआ, ही मेक लॉस इन नेक्स्ट 3 ट्रेड्स ऑल्सो। सो अब उसका कैपिटल बचा 55,000, और उसका ड्रॉ डाउन हो गया इनिशियल कैपिटल से 45,000 लॉस कर दिया उसने। सो 45% लॉस में है अभी। अब वो डेस्परेट हो रहा है राज, 55,000 बचे, उसको अपना पैसा कवर भी करना है और उसको इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बनना है, तो काफ़ी सारे पैसे भी बनाने हैं। तो वो क्या डिसाइड करता है कि लेट अस इंक्रीज माय रिस्क, और उसने रिस्क इंक्रीज करके 15% कर दिया। सो अब जो कैपिटल बचा उसके ऊपर वो 15% रिस्क लेके चल रहा है, राइट। सो उसके बाद भी उसने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया उसमें भी उसको लॉस हो गया। सो अब उसका लॉस हो गया 75%, और उसने अपना कैपिटल लूज कर दिया है 75,000। उसके पास बचे हैं 25,000 रुपीज, राइट। और उसी तरह से वो लॉस करते करते आप गिन सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 ट्रेड्स में उसने अपना 1 लाख का कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया, बिकॉज उसने अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, कैपिटल अलोकेशन सही से नहीं किया, पोजीशन साइजिंग सही से नहीं किया। शुरुआत की 5% रिस्क के साथ, फिर वो अपना रिस्क बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, और 12 ट्रेड्स में उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, 1 लाख रुपए। नाउ आई एम श्योर दैट ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, सो मैं काफ़ी बार अपना कैपिटल वाइप आउट कर चुका हूँ। और आई एम 100% श्योर कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने यही चीज़ फॉलो की है या अभी भी कर रहे हैं, कि जब भी लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में वो अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा रखते हैं, इन होप कि भाई इसमें तो मेरा टारगेट हिट होगा, अब तो मेरा टारगेट हिट होगा। अब अगर मैं बात करूं राहुल की, तो मेरे पास राहुल के 20 ट्रेड्स का डेटा है, और राहुल ने क्या किया कि वो पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहा है, 1% रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो। मतलब अगर 1 लाख का कैपिटल इसके राहुल के पास भी है तो वो पर ट्रेड 1000 रुपीज रिस्क कर रहा है, और वो उसको चेंज नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि राहुल भी 1 2 3 अप टू 16 ट्रेड्स उसने कंटिन्यूसली लूज किए, जो हमने पिछली वाली स्लाइड में भी देखा था कि 50% अगर विन रेट है तो आप कंटिन्यूसली 16 लॉस कर सकते हो, उतनी प्रोबेबिलिटीज है, राइट। फिर तो आप देखोगे 16 ट्रेड्स के बाद उसके पास कैपिटल बचा है 84,000 रुपीज, क्योंकि उसने हर एक ट्रेड में 1% ही स्टॉप लॉस रखा था। अब इसको आप कंपेयर कीजिए राज के साथ। राज का कैपिटल यहाँ पे 12वें ट्रेड में ही वाइप आउट हो चुका था, 0-0 पे आ गया था राज आफ्टर 12 ट्रेड्स। उसके सामने राहुल के पास 16 ट्रेड के बाद भी 84,000 बचे हैं, और एज पर प्रोबेबिलिटी 17वें शेयर में ट्रेड में वो प्रॉफिट में जा रहा है 2%, 18वें 3%, फिर 1%, फिर 4%। सो आफ्टर 20 ट्रेड्स जो मैंने सैंपल साइज लिया है उसका कैपिटल है 94,000, और अल्टीमेटली उसने सिर्फ लॉस किया है 6,000 रुपीज का। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है एक फिक्स सिस्टम बनाना। सी शेयर मार्केट में लॉस होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप हर बार प्रॉफिट कमाएंगे, बट वही इंसान प्रॉफिट कमाएगा जो अपना लॉस लिमिट करेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में जो भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है। क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आज हम शेयर परचेस करें और सपोज 100 पे परचेस किया और कल वो 120 हो जाए? हमारे हाथ में है या नहीं है? हमारे हाथ में ये है कि हम एक स्टॉप लॉस रखें और उसको फॉलो करके हम एग्जिट करें। हम कितना लॉस लेंगे वो तो हमारे हाथ में है, क्योंकि सेल बटन हमें ही दबाना है। शेयर परचेस करने के बाद शेयर कितना ऊपर जाएगा वो तो किसी को भी नहीं पता है। तो जो हमारे हाथ में है वो हमें सही से फॉलो करना है, तभी हम मार्केट में टिके रहेंगे। और टिके रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टिका रहेगा वही आगे जाके प्रॉफिट बनाएगा। और मार्केट में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि नो कैपिटल नो गेन। जो कैपिटल ही नहीं बचेगा, पैसे ही नहीं बचेंगे, तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, राइट। सो ये जो एग्जाम्पल से मैंने समझाना चाहा कि राज ने अपना फिक्स सिस्टम नहीं रखा, वो अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करता गया। तो जो प्रोबेबिलिटी है 16 लूजिंग स्ट्रीक की, उससे पहले ही उसने अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया। उसके सामने राहुल जो था उसने एक फिक्स सिस्टम बनाया, एक स्टॉप लॉस बनाया, उसको वो फॉलो करता गया। तो अब अगर आप 20 ट्रेड्स के बाद वो मार्केट में बचा रहा है, 94,000 कैपिटल उसके पास बचा है, राइट। सो राहुल got hit because of 16 losses in a row, but because of his low risk he was able to survive the losses. And then because his profitable trades were 2-3 times of his losses, he only is down 6% of capital. जब राज की बात करूं मैं, तो राज has fallen into the grip of
गैम्बलर्स फैलेसी। क्या होता है गैम्बलर्स फैलेसी? नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाता हूँ। सो गैम्बलर्स फैलेसी क्या है कि इफ एन इवेंट occurs too many times in a row then we expect it will stop occurring in the future। मतलब कोई एक चीज कंटिन्यूसली होती आ रही है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट वाले ट्रेड में वो ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप अपने दोस्त के साथ हेड्स एंड टेल गेस करने का गेम खेल रहे हो और उस गेम में कंटिन्यूसली 3 बार हेड्स आ चुके हैं। सो नेक्स्ट वाला क्या होगा, हेड्स होगा या टेल होगा? सो जो गैम्बलर्स फैलेसी है उसमें इंसान क्या सोचता है कि नेक्स्ट वाला तो हेड हो ही नहीं सकता क्योंकि पिछले 3 बार हेड ऑलरेडी आ चुका है। सो नेक्स्ट वन विल बी डेफिनेटली टेल। ऐसे जिसकी सोच है उसको बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। अगर आप रैशनली सोचे तो हेड या टेल क्या आएगा, उसका दोनों का 50-50% चांस है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ऐसा कोई है नहीं कि 100% बोले कि इस बार टेल ही आएगा, बिकॉज इट इज अ 50% प्रोबेबिलिटी। सो राज के केस में क्या हुआ कि वो हर एक लूजिंग ट्रेड के बाद गैम्बलर्स फैलेसी में आ गया कि भाई ये लॉस हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो प्रॉफिट होगा ही, तो उस टाइम पे मैं स्टॉप लॉस ज्यादा रखता हूँ ताकि मुझे बड़ा गेन हो। 1:3 मतलब अगर वो 5% स्टॉप लॉस रख रहा है तो वो 15% गेन करने का सोच रहा है। 10% स्टॉप लॉस रख रहा है तो 30% गेन करने का सोच रहा है ताकि वो पिछले वाले कैपिटल को भी कवर कर सके। राइट। सो आप आई एम श्योर कि आप में से काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं भी तो राज जैसा कर रहा हूँ। राइट। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको अवेयर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो अपने पैसों के साथ। सो जब नेक्स्ट टाइम सिक्का उछलता है तो उस टाइम भी हेड्स आता है। क्यों आप सोचते हो, आप अपना हेड पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सो हमने राज के एग्जांपल में भी देखा that he increased his risk because the last few trades were losers and he thought that now it is high likely that he will win big। तो वो अपना रिस्क बढ़ाता चला गया in the hope कि भाई इस वाले ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट होगा और पिछला सारा कवर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। राइट। जो हम में से काफी लोगों को होगा। राइट। एक बहुत ही फेमस चीज हुई थी गैम्बलर्स फैलेसी के ऊपर। सो द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ गैम्बलर्स फैलेसी अकर्ड इन लास वेगास, जो हम सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस जगह है। 1913 इन अ कैसीनो। क्या हुआ था कि एक गेम होता है जिसमें हम सब प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉल अब कौन से नंबर पे आया के रुकेगा। राइट। सो उसका नाम है रोटल व्हील्स। राइट। ये गेम का नाम है रोटल व्हील्स। रोटल व्हील्स बॉल has fallen on black many times in a row। काफी बार वो ब्लैक पे आ रहा है। राइट। सो वहां पे जो भी लोग खेल रहे थे उन्होंने सोचा कि अब इस बार तो वो ब्लैक पे आएगा ही नहीं, इट इज गोइंग टू कम ऑन द रेड वन। सो उन्होंने बहुत ही बड़ा पैसा लगाया था रेड के ऊपर। क्यों? क्योंकि पिछली काफी गेम से वो सिर्फ ब्लैक पे ही आ रहा था। उन्होंने बहुत ही बड़ा बैट लिया कि इस बार वो रेड पे आएगा। क्या हुआ उसके बाद? द बॉल फेल ऑन द रेड स्क्वायर आफ्टर 27 टर्न्स। 27 बार गेम खेलने के बाद वो रेड पे आया। वो 27 टाइम्स कंटिन्यूसली ब्लैक पे ही आता गया, जैसे कि राज के केस में हुआ था। कंटिन्यूसली लॉस किया। सो जो वहां पे प्लेयर्स थे, गैम्बलर्स थे, लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट। और उसके पीछे रीजन था ये बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। ओके, अंडरस्टूड? राइट। नाउ एक और छोटा सा लॉ है जो हमें ध्यान रखना है, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, जो हमने राज के एग्जांपल में देखा। सो इन राज एग्जांपल हमने देखा कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम वाज 50%। हमने इनिशियली देखा था कि 50% चांस है उसके जीतने के। उसका मतलब था कि आउट ऑफ 1000 ट्रेड्स
वो 500 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाएगा और 500 ट्रेड्स में लॉस करेगा, राइट। सो 50% प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर हम बड़ा सैंपल साइज लेते हैं 1000 ट्रेड्स का, उसकी बात है। सो एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट एवरी 5 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल। वही चीज अगर मैं 10 ट्रेड के लिए लूँ, सो 1000 में से 500 का रेशियो होगा, और अगर वही मैं चीज 10 ट्रेड की बात करूं तो 5 का रेशियो होगा। लॉजिकल है, करेक्ट। बट यहाँ पे ही हम गलती कर बैठते हैं। जब हम रेंडमली किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं और बहुत ही छोटा सैंपल साइज ले रहे हैं, वहां पे चांसेस है कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकता है। जैसे कि राज के केस में हुआ, हमने देखा कि हमने 20 ट्रेड्स का सैंपल लिया था, उसमें से 16 ट्रेड्स इन रो उसने लॉस किया, राइट। और 16 ट्रेड्स लॉस करने के बाद भी उसका सिस्टम 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी वाला था, बट उसका सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया क्योंकि हमारा सैंपल साइज छोटा था। सो वी कैन से दैट a trader is more likely to be profitable in longer run if he keeps trading over a large sample size with small risk. So as a trader हमें मार्केट में सरवाइव करना है, ट्रेडिंग करते रहना है। और जो चीज राहुल ने फॉलो की, उसने छोटा छोटा रिस्क लिया और मार्केट में सरवाइव करता रहा जब तक कि प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कैपिटल बचा। राज के केस में कैपिटल बचा ही नहीं, राइट। सो द नीड टू मेक द मनी फास्टर कैन बी फेटल फॉर आवर अकाउंट्स। अगर आप फटाफट पैसे बनाने के लिए आए हो मार्केट में, सो आई एम 100% अश्योरिंग यू कि आपके पैसे डूबेंगे। सो ये एग्जाम्पल के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लॉस डिसाइड करना है, कितने शेयर खरीदने हैं डिसाइड करना है, वो कैसे करें। सो उसका आंसर हमें मिलता है पोजीशन साइजिंग से। सो उसकी बहुत सारी मेथड्स है, कुछ 2-3 मेथड्स मैं यहाँ पे समझाऊंगा, राइट। सो लेट अस गो टू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। सो बेसिकली 3 मेथड्स आज के सेशन में मैं कवर करूंगा। सबसे पहली मेथड है परसेंटेज रिस्क पोजीशन साइज, दूसरी मेथड है इक्वल यूनिट पोजीशन साइज, तीसरी मेथड है परसेंटेज वॉलेटिलिटी मेथड। अब मार्केट में काफी सारी मेथड्स है, यू कैन रीड लॉट ऑफ बुक्स, बट बेसिकली ये 3 मेथड्स जनरली ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। अब हर एक मेथड को थोड़ा बहुत डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं परसेंटेज रिस्क मेथड। सो नाम से हमें पता चलता है कि वी आर रिस्किंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अकाउंट ऑन एवरी ट्रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट साइज। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हर एक ट्रेड में एक फिक्स परसेंटेज लॉस हम डिसाइड करके ही पोजीशन बनाएंगे। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, आप किसी 2000 रुपीज पे के शेयर पे एंट्री कर रहे हो। सो रिस्क पॉइंट सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। सो वो कैसे डिसाइड होता है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। तो सपोज आप 2000 रुपीज पे एंट्री कर रहे हो और आप उसका स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो 1950। सो आप 50 रुपये गंवाना प्रीफर करते हो ये ट्रेड पे। सो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया आप कितने पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो, 50 पॉइंट। स्टेप नंबर 2, आप ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कितना परसेंटेज रिस्क लेना चाहते हो, तो वो भी आपने डिसाइड किया है 1%। सो रिस्क इज 1% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख जो पूरा पोर्टफोलियो है। सो आप रिस्क डिसाइड कर रहे हो 1000 रुपीज इस ट्रेड में। सो इसके ऊपर से आप स्टेप नंबर 3 पे आओगे और पोजीशन साइज डिसाइड होगी ये वाले फॉर्मूला से, रिस्क डिवाइड बाय रिस्क पॉइंट्स। सो 1000 डिवाइडेड बाय 50। सो आप 2000 रुपए वाले जो एंट्री कर रहे हो उसके 20 पर शेयर परचेस करोगे, राइट। तो अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, सो उसका आंसर आएगा 1000 रुपीज, उतना आपने स्टॉप लॉस रखा। सो ये हो गया मेरा परसेंटेज रिस्क मेथड। उसमें मेरा एंट्री करने से पहले ही रिस्क पॉइंट मुझे पता होगा और ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कितना मैं रिस्क ले रहा हूं वो भी मुझे पता होगा। अब दूसरा मेथड है इक्वल यूनिट्स मेथड। इसमें क्या होता है,
we allocate an equal amount of money to each trade irrespective of our stop loss level. इसमें क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर खरीदते हैं हम हर बार. सो लेट अस से ये एग्जांपल है कि हमारे पास टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीस. सो उसको हम 5 शेयर में इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि सपोज मैं स्टॉक ए में 20,000 के लूँगा, स्टॉक बी 20,000 के लूँगा, स्टॉक सी 20,000 के लूँगा, स्टॉक डी 20,000 के लूँगा एंड स्टॉक ई 20,000 के लूँगा. सो वी डिसाइड आवर कैपिटल कि कितने रुपए के शेयर खरीदने हैं चाहे कितने भी आए. सो इसमें क्या होगा, हमने पर ट्रेड एक फिक्स कैपिटल अलोकेट कर दिया. सो लेट अस से 25,000 हम अलोकेट कर रहे हैं. स्टॉक का एंट्री लेवल बन रहा है 600 रुपये का शेयर हमें मिल रहा है. सो पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलोकेशन डिवाइडेड बाय एंट्री. सो अलोकेशन हमारा है 25,000, एंट्री है 600. सो जितने नंबर के शेयर आएंगे उतने हम परचेस कर लेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल फिक्स हो गया कि हम 25,000 के शेयर ही लेंगे, या तो 20,000 के शेयर लेंगे या तो 50,000 के शेयर लेंगे. सो ये हो गया इक्वल यूनिट्स मेथड. उसके बाद है परसेंटेज वॉलेटिलिटी मेथड. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो this position sizing method is based upon the volatility of a stock. So volatility क्या होता है, so by volatility what we mean to say is daily movement of an instrument. So volatility मतलब हर एक स्टॉक का एक डेली मूविंग रेंज रहता है कि वो इतने रेंज में ही घूमेगा, उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं. सो टू कैलकुलेट द डेली मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द लो ऑफ द डे फ्रॉम द हाई ऑफ द डे. सो जैसे ये कैंडल बना है राइट, ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है. सो हमें वॉलेटिलिटी पता करने के लिए सब्सट्रैक्ट लो ऑफ द डे फ्रॉम हाई ऑफ द डे. सो हाई माइनस लो हमें वॉलेटिलिटी की वैल्यू देगा. लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है 2000 पे ओपन हुआ एंड उसने 2150 का हाई बनाया. सो हमारा हाई यहाँ पे 2150 का हो गया और उसने लो बनाया 1980 का. सो 1980 हमारा लो हो गया और वो क्लोज हुआ 2020 पे. सो इसका डेली मूवमेंट हो गया हाई माइनस लो. इसका मतलब है 2150 माइनस 1980, 70 रुपीज़ का उसका मूवमेंट रेंज हो गया. सो वी कैन कैलकुलेट द लास्ट फ्यू डेज वॉलेटिलिटीज बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज डेली मूवमेंट ऑफ द लास्ट फ्यू डेज, बट वी आर इग्नोरिंग द गैप्स इफ वी यूज दिस मेथड. सो हमें क्या करना है, पिछले कुछ दिनों का ऐसा ही हाई माइनस लो का डेटा निकालना है और उसका एवरेज ले लेना है. उससे हमें पता चलेगा कि हमारा शेयर इतने रुपए की रेंज में बीते पिछले एक महीने से या एक साल से घूम रहा है राइट. अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट अस से आपके पास ये ट्रेडिंग चार्ट है राइट, और हमारा अकाउंट का साइज है 1 लाख रुपीज़ और हमें पर ट्रेड मोर देन 2% लूज नहीं करना, हमने फिक्स कर दिया है राइट. सपोज हमें चार्ट के ऊपर से 145 के आसपास एक एंट्री सिग्नल मिल रहा है बिकॉज द स्टॉक हैड फाउंड बाइंग इन दिस जोन मेनी टाइम्स इन द पास्ट. सो यहाँ पे आप देखोगे एक बार सपोर्ट लिया था, फिर से उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेने आया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, ATR इंडिकेटर वैल्यू चेक करेंगे. एक ऐसा इंडिकेटर आता है राइट, ट्रेडिंग रूम में आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ATR इंडिकेटर, जो हमें मिल रहा है 7 के अराउंड राइट. सो हम क्या करेंगे, 145 में से 7 को माइनस कर देंगे. सो 138 आ रहा है हमारा स्टॉप लॉस. हमने एंट्री लिया 145 पे माइनस 7 जो है हमारा एवरेज ट्रेडिंग रेंज हमें मिला इंडिकेटर के ऊपर से. सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपको फाइंड करना है ATR वैल्यू, एवरेज ट्रेडिंग रेंज वैल्यू. उसके बाद आपका स्टॉप लॉस फिक्स है 2%, 2000 रुपीज़. सो पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, रिस्क डिवाइड बाय ATR. सो रिस्क हमारा है 2000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेडिंग रेंज ही 7. सो पोजीशन साइज हमें मिलेगा 285. सो 285 शेयर्स हम परचेज करेंगे ताकि अगर हमें 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो तो हमारा मैक्सिमम लॉस कैपिटल के ऊपर होगा 2000 रुपीज़ राइट. सो ऐसे करके हम
इसमें से कोई भी मेथड यूज करके एक स्टैंडर्ड पोजीशन साइज साइंटिफिक मेथड से हम डिसाइड करेंगे, ताकि हम राहुल के जैसे ट्रेडिंग में डटे रहे और हमारा अकाउंट वाइप आउट ना हो जाए। राइट नाउ यही चीज़ मैं समझाने के लिए मैंने एक एक्सेल सीट भी बनाई हुई है। सो मैं आपको वो एक्सेल सीट दिखा देता हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स कैसे लेता हूँ। राइट अब उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज ही एक पोस्ट किया था और मैंने बोला था कि आप बताइए कौन सा शेयर है जो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 160 के ऊपर है और उसका लॉन्ग टर्म टारगेट बन रहा है अराउंड 700 रुपीज़। राइट सो सबसे पहले ये शेयर पे जाते हैं और उसके बाद मैं एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप साइंटिफिकली पोजीशन साइज कैसे डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा मैंने टारगेट बताया कि आपने सपोज 1 लाख का कैपिटल है और सारा 1 लाख का कैपिटल इसमें डाल दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हो तो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड के साथ आपको स्टॉप लॉस फिक्स रखना है हर बार, राहुल की तरह, राज की तरह नहीं करना है हमें। राइट सो लेट अस गो टू दी ट्रेडिंग व्यू और देखते हैं कि कौन सा शेयर है और उसके पीछे का रैशनल क्या है। तो शेयर का नाम है अरविंद फैशन। राइट अब ये रडार में क्यों आया? जैसे मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनर्स रन करता हूँ वीकेंड्स पे। एक स्क्रीनर मैंने जो रन किया है इसके ऊपर वो है कि ये जो शेयर है वो अपने 200 डे में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अगर हम उसको डेली चार्ट पे जाएं और सपोज मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक्टिवेट करूं, यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का डार्क कलर का लाइन जो दिख रहा है वो है उसका 200 डीएम है, 200 डे मूविंग एवरेज, जो उसने लास्ट सेशन में जो फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो जो भी शेयर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है उसका मतलब है कि उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक तो ये रीज़न है कि इसको रडार में रखना चाहिए। अरविंद फैशंस लास्ट ट्रेड में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर उसने क्लोज दिया है अराउंड 160.4 और 200 डे मूविंग एवरेज उसका बन रहा है अराउंड 153 और 154 के आसपास। ये हो गया मेरा पहला रीज़न उसको सिलेक्ट करने का कि वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अब वॉल्यूम की बात करें तो अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे पिछले 3-4 सेशन से बहुत ही बड़ा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है इसमें, और इसने वॉल्यूम्स के साथ अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, जिसका मतलब है इतने बड़े वॉल्यूम्स इतने कंटिन्यूअसली कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर आपके मेरे जैसे नहीं ला सकते हैं। मतलब कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एंटर हो रहा है। हमें बड़े इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं इसमें। फिर एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन रेंज। ये जो आप बैंड देख रहे हो इसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन रेंज, यहाँ पे वो रेंज के बाहर निकला है। राइट काफ़ी सारे रीज़न से इसको लाइक करने के। अब चलो लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं, मंथली चार्ट पे देखें हमें क्या मिलता है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लेके जाऊँ और लाइन चार्ट हम पहले देखते हैं मंथली पे। ओके ये वाला लाइंस में निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करूँ सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ कहीं मिल रहा है अराउंड 167 रुपीज़। राइट उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलने का चांस हो रहा है इसका 261 रुपीज़ के आसपास। ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ हमें क्लियर दिख रहा है इसमें। अगर वो उसको क्लियर कर देता है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा बनता है 300 रुपीज़, 345 और सीधा फिर 761। ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए हैं और
टारगेट्स दिखा रहा है ये। सो अगर 167.5 के ऊपर मंथली क्लोज दे देता है अरविंद फैशंस, तो उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 261 रुपीज़, 100 रुपीज़ का ट्रेड हमें मिल रहा है। अब वही चीज़ अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखता हूँ, राइट, इसमें भी एक वीकली टाइम फ्रेम पे छोटा सा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 185 के आसपास, और एज पर वीकली टाइम फ्रेम उसका टारगेट बनेगा 250 260 के अराउंड ही टारगेट बन रहा है हमें, राइट। सो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ये मेरे रडार में आने का, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब टारगेट्स देख के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे सारे पैसे मैं इसमें डाल दूंगा। हम साइंटिफिक अप्रोच से जा रहे हैं। सो इसका एंट्री प्राइस हमें पता है, अब हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। सो लेट अस फाइंड आउट द स्टॉप लॉस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 130 रुपीज़ के आसपास, राइट। आपको स्टॉप लॉस रखना है 130 रुपीज़ के आसपास। प्लीज नोट डाउन, स्टॉप लॉस बनेगा 130 रुपीज़ के आसपास। सो लेट मी जस्ट राइट हियर। ओके, डेली चार्ट पे आते हैं। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, सो अगर मैं यहीं पे लिख दूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो, राइट। करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है अराउंड 155 150, तो वहाँ पे भी बाइज कर सकते हो। इसका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बन सकता है, मंथली चार्ट पे आ जाए हम, लॉन्ग टर्म टारगेट से ये सारे। सबसे पहला टारगेट हमें मिल रहा है इसके ऊपर 261 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा उसका 300 रुपीज़ के आसपास। नेक्स्ट टारगेट बनेगा उसका 350 के आसपास, और उसके बाद सीधा डबल होने का चांसेस है 761 के आसपास। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, स्टॉप लॉस। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके लिए मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ। तो मीडियम टर्म स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है अराउंड 125 के आसपास, राइट। और लॉन्ग शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, लेट मी गेट द राइटिंग्स। हमने जो लिखा था उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको डेली चार्ट पे दिखाई दे। सो ये जो है डेली पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 120 130 135। सो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 135, राइट। अगर मैं शॉर्ट टर्म ही सोच रहा हूँ इसमें, तो अराउंड 135 का स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, पोजिशनल सोच रहा हूँ, तो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है अराउंड 120 के आसपास, राइट। सो 40 रुपीज़ का रिस्क है अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, और अराउंड 25 रुपीज़ का रिस्क है अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, राइट। सो ये दो चीज़ें नोट कर लीजिए। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि आपको पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करना है, जिसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाया हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि कितने शेयर्स हमें परचेस करने हैं, कितने कैपिटल पे, राइट। सो मैं सिखाऊंगा आपको लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो के ऊपर से। सो 120 रुपीज़ हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस हो गया। हमारा एंट्री हो गया 167 रुपीज़ के आसपास। सो लेट अस गो टू द एक्सेल सीट एंड कैलकुलेट कि हमें कितने शेयर खरीदने हैं, कितने कैपिटल पे। सो एक्सेल सीट में अगर आपके साथ शेयर करूं, जिससे मैं मेरा पोजीशन साइज डिसाइड करता हूँ।
लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है 1 लाख रुपए, राइट, 1 लाख रुपए है आपके पास और आपने रिस्क पर ट्रेड लिया है 1%। आप 1% रिस्क लेके काम करना चाहते हो तो आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया पर ट्रेड 1%, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या होगा कि भाई कितने शेयर खरीदने हैं मुझे। वो कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमारा एंट्री प्राइस हमें डालना है। एंट्री प्राइस हो गया हमारा अराउंड, हम अज्यूम करते हैं कि 160 के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं, राइट। स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया है 132 रुपीज़, राइट, और टारगेट के लिए मैं खेल रहा हूँ 270 रुपीज़, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 270 रुपीज़, सॉरी 260 रुपीज़ टारगेट है। मेरा गेन कितना हुआ 160 माइनस 260, 100 रुपये का गेन है और मैं लॉस कितना करना चाहता हूँ 28 रुपीज़ का। तो इसके ऊपर से आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली नीचे सॉरी ऊपर आपको सिस्टम ने बता दिया कि कितने शेयर खरीदने हैं आपको, ताकि आपको ओवरऑल कैपिटल पे 1,000 रुपये का लॉस आप कट कर सको, मतलब 1% लॉस हो। 36 शेयर्स आपको खरीदने हैं अगर आप 1% रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो। 36 नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गया। ये हो गया साइंटिफिक अप्रोच, कितने नंबर खरीदने हैं वो हमें पता चल गया कितने परसेंटेज रिस्क पे। अब सपोज कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है बड़े टारगेट्स देख के, और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2% रिस्क लेता हूँ तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 72 शेयर्स हो गए क्योंकि डबल रिस्क कर दिया हमने, राइट। तो ये हो गया पहला, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चले। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ये शेयर में, ये भी आपको पता चल गया, अराउंड 11,500 रुपीज। उसके बाद परसेंटेज अलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना हो वो भी आपको पता चल गया, 11.42, जो यहाँ पे आपको रेड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम लेके चल रहे हैं कि कोई एक स्टॉक में ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। ये मेरा एक स्टैंडर्ड है जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने 11% पोर्टफोलियो अलोकेट कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे 1% करता हूँ तो आप देखोगे कि वो ग्रीन हो जाएगा। सी यहाँ पे अलोकेशन हो गया मेरा 5.7, सो ऑलमोस्ट 6% अलोकेशन। ये सीट के ऊपर से मैं मेरे ट्रेड्स डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई एक सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके बगैर आप ट्रेड मत करना। ऑलवेज मेक श्योर दैट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ग्रेटर देन 2, मतलब 1 रुपये डाल रहे हो तो आपको सामने 2 रुपये मिलने ही चाहिए, तभी वो आप ट्रेड लोगे, अदरवाइज इग्नोर करना वो ट्रेड को, राइट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिल रहा है 3.5, मतलब मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ तो सामने मुझे 3.5 रुपये गेन होने का चांस है, राइट। ये भी क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा है, राइट। लेट अस से यहाँ पे मेरा मैं टारगेट को कम कर देता हूँ, 180 रुपीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 0.7 जो रेड हो गया, और यहाँ पे मुझे सीट ने मैसेज दे दिया कि भाई अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मैं 260 कर देता हूँ तो मेरी सीट मुझे बता रही है कि भाई इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। ये हो गया एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मैकेनिकल अप्रोच। आपके अपने इमोशंस को साइड में रख के जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये कैलकुलेटर बोल रहा है वही आप करोगे, 100% श्योर कि आपको प्रॉफिट होगा ही। और रिटर्न ऑन कैपिटल कितना होगा, 62% रिटर्न हम कर सकते हैं, 62% प्रॉफिट होने का चांस है ये वाले ट्रेड में जो मैंने अभी अभी कुछ मिनटों पहले शेयर किया है अरविंद फैशन में। ये ऐसे होता है साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपके पैसे कमाने के चांसेस बहुत हाई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% पैसे बनेंगे, बट प्रोबेबिलिटी हायर हो जाती है अगर आप ऐसे टूल्स यूज़ करते हो, ऐसा साइकोलॉजी यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो ये हो गया पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर, जो मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया है।
सो प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा, राइट। सो ये वाला शेयर हो गया हमारा अरविंद फैशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, राइट। आई होप आपने कुछ नया सीखा है और आपको और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करें। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और ट्विटर पे भी मैं काफ़ी सारे रिकमेंडेशन करता रहता हूँ, तो ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करूँ, फॉरवर्ड करूँ, सो प्लीज़ आप अपना डिटेल्स मुझे ट्विटर पे डीएम कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि प्लीज़ शेयर दी शीट्स। बट उससे पहले आप पूरा वीडियो देखें, समझे क्या करना है, बिकॉज सी हथियार लेना बहुत ही इंसान आसान चीज़ें है। आप दुनिया के सारे हथियार खरीद लो, बट उसको चलाना कैसे वो अगर आपको नहीं आता है तो वो किसी काम नहीं आने वाले। सो सबसे पहले इसको समझो, उसके बाद ही उसको प्रैक्टिस करो, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।